नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी आदित्यनाथ पर एक बायोपिक फिल्म तैयार हुई। योगी जी की बड़ी महिमा मंडन था, उस पे बाहुबली दिखाया गया था। जिस किताब से प्रेरित ली, वो साहब जो हैं वो अपनी किताब बेचने के लिए योगी जी की चमचागिरी में कोई कसर छोड़ते नहीं है। टीवी चैनलों पे राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, बड़ी थर्ड किस्म की किताब है, कोई खास चीज उसमें है नहीं। लेकिन सूचना विभाग और बाकी विभागों में किताब बेचने के लिए उन्हें योगी आदित्यनाथ की चमचागिरी करना जरूरी है। खैर, इस पे एक फिल्म भी बन गई। फिल्म रिलीज हो जानी चाहिए। लेकिन साहब को, प्रधानमंत्री जी को लगा होगा, अमित शाह जी को लगा होगा कि एक मुख्यमंत्री के ऊपर फिल्म बन रही है। अब मोदी जी पे जो फिल्म बन रही थी, विवेक ओबराय थे शायद उसमें, वो तो फ्लॉप हो गई थी। जो भी हो, फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट नहीं दिया। मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। मैंने अभय दुबे जी से पूछा, ये मामला क्या है? उनके मुख्यमंत्री, उन पे फिल्म बनी। बीजेपी के मुख्यमंत्री पे फिल्म बनी और सेंसर बोर्ड ने अटका दी। इसी तरह कंगना रनौत ने इमरजेंसी बनाई थी। इंदिरा गांधी को उतनी बुराई नहीं करी जितनी साहब चाहते होंगे। लिहाजा इमरजेंसी भी बहुत दिनों तक फंसी रही। इस खेल के बारे में अभय दुबे जी ने बड़े रोचक तरीके से बताया है। आपको सुन के मजा आएगा। मैंने तो पूछा, एक नेता थे, कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी कहती थी इससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं हो सकता, इससे बेईमान नेता नहीं हो। तो नेताजी को लगा कि अरे, बीजेपी की वॉशिंग मशीन तो है। नेताजी घुसे, उधर से सफेद होकर निकल आए। फिर बीजेपी ने कहा तो सफेद हो गए, लिहाजा उनको एक राज्य का मुख्यमंत्री बना दो। राहुल गांधी ने कहा सत्ता में आए तो हेमंत शर्मा जेल जाएंगे। राहुल, पूरी पूरी राजनीति गर्म हो गई। इसके अलावा पहलगांव के आतंकी कहाँ गायब हो गए? तो खड़गे जी ने और राहुल ने कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही। इन तमाम बिंदुओं पे अभय दुबे जी से बहुत रोचक बातचीत है। आपको सुन के अच्छा लगेगा। तो चलते हैं अभय जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन कर लीजिए, फिर अभय जी की पास सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। एक साहब हैं शांतनु जी। कई सारे टीवी चैनलों पे उनको राजनीतिक विश्लेषक बताया जाता है, लेकिन उनकी बात से मुझे आज तक लगा नहीं कि वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। साहब इतने हुनरमंद हैं कि उन्होंने योगी जी के ऊपर किताबें लिख दी और वो किताब सूचना विभाग और बाकी किताबों को बेचने में लग गए हैं। किताब बड़ी थर्ड ग्रेड क्वालिटी की है। कुछ पढ़ने पढ़ाने का मतलब नहीं है, दाम कहीं ज़्यादा है, लेकिन माल कमाना है तो योगी जी को भगवान बनाना है। खैर, अपनी अपनी निष्ठाएं हैं। कौन किसी को भगवान बना के कौन सी किताब लिखते हैं, मुझे उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन चैनल वाले राजनीतिक विश्लेषक करके उनको टीवी पे बैठाते रहते हैं। फिलहाल उनकी किताब से प्रेरित होकर योगी जी पे बायो पिक्चर बनाई गई। और मजे की बात यह कि योगी जी की जो पिक्चर बनी, उसको सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अब समझ में आया लाल फीताशाही का मतलब क्या होता है। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में मुंबई भी फंस गया। तो जो लड़ाई धीमे धीमे छुपे छुपे आ रही थी, अब वो सामने आने लगी है। कंगना रनौत ने इमरजेंसी में पिक्चर बनाई। कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी की जितनी बुराई करनी चाहिए थी, उस पिक्चर में बुराई नहीं आई। मैंने भी बहुत दिनों से पिक्चर नहीं देखी, मुझे लगा तो वन साइडेड पिक्चर होगी। लेकिन जब पिक्चर देखी मैंने, तो मुझे पिक्चर अच्छी लगी वो। लेकिन साहब नाराज हुए कि इसमें इंदिरा गांधी की पूरी बुराई नहीं है, कहीं कहीं अच्छाई भी दिखाई दी। तो तब से कंगना रनौत बर्फ की सिल्ली में लग गई हैं। अब वो कह रही है मुझे अंदाजा नहीं था कि सांसद बनने के बाद इतना काम करना पड़ता है, मैं तो बेकार बनी नुकसान। लेकिन अब योगी की पिक्चर फंसा दी था। अब योगी की पिक्चर को पास कराने के लिए सेंसर बोर्ड की मना के बाद हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। अब क्या कोई किसी को शक रह गया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में चल क्या रहा है? मोदी और अमित शाह और योगी के बीच में चल क्या रहा है? अब भी कोई शक बचता है? सेंसर बोर्ड चुनाव आयोग की तरह वैसी ही इकाई है जैसे चुनाव आयोग गुलाम है साहब का, यदि सेंसर बोर्ड गुलाम है साहब का। तो अब इसका खेल क्या है अभय जी, जरा ये बताइए। देखिए, चुनाव आयोग तो अगर चाहे तो साहिब का गुलाम नहीं रह सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है। अगर वो चाहे तो एक पल में उस गुलामी से मुक्त हो सकता है। लेकिन सेंसर बोर्ड वैसे संवैधानिक संस्था नहीं है। सेंसर बोर्ड तो साहिब का गुलाम होने के लिए बाध्य है, वरना सेंसर बोर्ड को एक सेकंड के लिए बदल दिया जाएगा। तो वो सेंसर बोर्ड एक अलग, सेंसर बोर्ड की गुलामी की, तो सेंसर बोर्ड तो सरकार द्वारा नियुक्त है पूरा का पूरा, तो उसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। और जहां तक योगी जी के ऊपर बायोपिक बनाने का सवाल है, उनके ऊपर एक जीवनी परक फिल्म बनाने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी अपने किसी मुख्यमंत्री को इस प्रकार की शह देंगे, इस प्रकार का प्रोत्साहन देंगे कि उसके ऊपर जीवनी परक फिल्में बने और उसकी जो हैसियत है वो केंद्र के शासन की तरफ जाए। क्योंकि योगी जी के बारे में माना जाता है कि वो
अमित शाह के प्रतिद्वंदी हैं और मोदी जी का स्थान लेना चाहते हैं। ये कोशिश और ये खबर ही अपने आप में मोदी जी को बेचैन कर देने के लिए काफी है। मतलब मोदी जी की जगह कौन ले सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी किसी को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार में मानते हैं कि उसकी ये हैसियत है कि उसकी कोई जगह ले सकता है। मोदी जी तो अब ये मानते हैं कि अपने उत्तराधिकारी का चयन वो खुद करेंगे। जिस तरह राजा खुद तय करता है कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसी तरह मोदी जी अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करने का अधिकार किसी को नहीं देना चाहते। और अगर कोई इस तरह की कोशिश कर रहा है कि वो मोदी जी का उत्तराधिकारी होगा, तो मोदी जी की तरफ से उसके राह में बहुत सारे रोड़े अटकाए जाना बहुत ही लाजमी है। तो मैं तो ये मानता हूं कि ये कोशिश जो योगी जी की तरफ से हो रही है, वो कोशिश कुल मिलाकर योगी जी की मुश्किलें और बढ़ाएगी। जहां तक उनके ऊपर किताब लिखने वाले राजनीतिक विश्लेषक का सवाल है, मैं उन्हें जानता हूं, मेरे साथ भी वो कई बार चर्चाओं में आए हैं। अब आप देखिए, योगी जी के ऊपर केवल उन्होंने किताबें नहीं लिखी, योगी जी के ऊपर अंग्रेजी में भी किताबें लिखी गई हैं, कुछ अच्छे पत्रकारों ने भी किताबें लिखी हैं। वो एक परिघटना है, एक खास तरह की परिघटना है। मैं तो मानता हूं एक व्यक्ति जो कि धार्मिक प्रमुख है, एक बहुत बड़े ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण मठ का, क्योंकि जो गोरखनाथ का मठ है वो बहुत महत्वपूर्ण बड़ा मठ है, उसका धार्मिक प्रमुख है, उसको अगर देश के सबसे बड़े प्रांत का और दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई का, उत्तर प्रदेश दुनिया की सबसे बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव इकाई है, उसका अगर राजनीतिक प्रमुख भी बना दिया जाता है तो वो अपने आप में एक फिनोमेना बन जाता है, अपने आप में एक परिघटना बन जाता है। इस परिघटना को किसने जन्म दिया आखिरकार, इस बात पर सोचना चाहिए। क्या योगी जी अपनी किसी कोशिश से बने हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या शांतनु जी ने उनकी मदद की उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने में, या योगी जी की जो युवा वाहिनी थी, हिंदू युवा वाहिनी थी, उसकी कार्रवाइयों की वजह से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, या योगी जी ने भारतीय जनता पार्टी को 2017 का चुनाव अपने दम पे जिताया था? भाई आखिरकार वो मुख्यमंत्री क्यों बने? ये तो किस्मत का एक खेल था कि एक खास समय में योगी जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के लिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चुन लिया। वो और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसमें शामिल था। ये उन लोगों की उस वक्त की बुद्धि का परिणाम था, विश्लेषणात्मक बुद्धि होगी कि इस आदमी को बना देने से हमें कुल मिला के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह कभी अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने मिलकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री चुना था। नरेंद्र मोदी ने उस वक्त तक कोई चुनाव नहीं लड़ा था, किसी को चुनाव जिताने हराने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो संगठन के आदमी थे। लेकिन उन्हें नहीं पता होगा उन दोनों को कि भाई ये बंदा कभी जाके जबरदस्ती संघ की मर्जी के खिलाफ पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा और उसके बाद देश का प्रधानमंत्री बन जाएगा। यही गलती आडवाणी और वाजपेयी ने की थी, वही गलती मोदी और अमित शाह ने की, योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर। हैरत होती है मुझे। कल एक 3-4 दिन की बात है, मैं एक बड़े समझदार पत्रकार से बातचीत कर रहा था, तो उस पत्रकार ने कहा कि योगी आदित्यनाथ में राजनीतिक प्रबंधन की कोई कला नहीं है, राजनीतिक प्रबंधन की कला के मामले में बिल्कुल शून्य है। ये बात बिल्कुल सही है। वो उत्तर प्रदेश के इतने दिनों से मुख्यमंत्री, इतने साल से, लेकिन वो सारे विधायकों को भी अपने साथ नहीं रख पाते। साथ में ये टिप्पणी भी की गई मेरे सामने कि वो संगठन में भी उनका कोई हस्तक्षेप नहीं है, मतलब भाजपा के संगठन को भी उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया हो, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन परिस्थितियों का, जिसे कहते हैं ना कि कॉन्स्पिरेसी ऑफ इवेंट्स, परिस्थितियों की हालत यह है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए हैं। अमित शाह और नरेंद्र मोदी उन्हें हटाना चाहते हैं, फिर भी उनको नहीं हटा पा रहे हैं। तो परिस्थिति बहुत जटिल है, और ये तो बात किसी से छिपी नहीं है कि आला कमान और उनके बीच में जबरदस्त टक्कर चल रही है। उससे उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति भी बहुत खराब होती जा रही है, क्योंकि योगी जी मानते हैं जितना वो कट्टर हिंदूवादी रवैया अपनाएंगे उतना ही उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना मुश्किल होगा। उस तरह हिंदू हृदय सम्राट बनाने में जुटे हुए हैं वो। और ये जो फिल्म बनी है, इससे मेरे ख्याल से दोनों आला कमान और उनके बीच का जो संघर्ष है वो और भी ज्यादा तीखा होगा। त्रिकुटी कह रहे हैं उधर बिहार में हंगामा जारी है,
सहयोगी पार्टी है उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने भी पुनरीक्षण जो हो रहा है इस पे अफसोस जताया है, ये काहे नहीं होना चाहिए। उधर एक वीडियो वायरल हो रहा है कि बीजेपी की एक महिला विंग की अध्यक्ष बताई जाती हैं, वो बैठ के वोटर लिस्ट में फाइनल कर रही हैं। लोग कह रहे हैं कि आप कैसे यहाँ बैठ सकती हैं। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि अब तो कह देना चाहिए कि पूरा चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों में दे दिया गया कि बीजेपी जैसा चाहे वैसा चलाए। बिहार में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ सामने आ गया है, अब तो कुछ छुपा बचा नहीं है। 28 तारीख तक का इंतजार, जो उसको करना है वो करे, लेकिन ये तय हो गया है कि बिहार में अब तो एक तरफा बेईमानी की गंगा जी बहा दी जा रही है। क्या लग रहा है आपको, बिहार में जो तस्वीरें रोज सामने आती हैं इतने घोटाले की, जिस तरह से महिला एक बैठी नजर आ रही है, कुछ सुधार की संभावना है? चुनाव आयोग को ऐसे वीडियो देख के शर्म आएगी या फिर अजीत अंजुम जैसे देखिए पत्रकारों को संजय जी, आप बात कर रहे हैं तो मैं अपनी घड़ी में तारीख देख रहा हूं। आज तारीख है 16, आज 16 तारीख है। 25 तारीख होने में 9 दिन बाकी है। 9 दिन बाद 9 दिन बाद ये पूरा का पूरा मामला उन लोगों के हाथ में चला जाएगा जिनको ईआरओ कहते हैं, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इनको बोलते हैं। उस वक्त क्या होगा कि कहने के लिए ये अधिकार ईआरओ को दिया गया है, लेकिन जिस शख्स को अमित शाह ने पन्ना प्रमुख का नाम दिया था, वो सारे के सारे पन्ना प्रमुख निकलकर सामने आएंगे और वो अपने अपने इलाके के ईआरओ के साथ में संपर्क करेंगे, या ईआरओ को अधिकार होगा कि वो पन्ना प्रमुख से बातचीत करें या पन्ना प्रमुख को बुलाएं कि भाई आइए हमसे बातचीत कीजिए। फिर पन्ना प्रमुख ये ईआरओ को बताएगा कि जितने भी फॉर्म आपके पास आए हैं, इन फॉर्म्स के आधार पर हमें किसी अमुक वोटर को वोटर लिस्ट में रखना है या नहीं रखना है। तो पन्ना प्रमुख जो कि एक गैर संवैधानिक हस्ती है, ईआरओ जो कि सरकारी नौकर है, इलेक्शन कमीशन का कर्मचारी है, यानी सरकार का कर्मचारी है, ये दोनों मिलकर तय करेंगे कि बिहार की बनने वाली वोटर लिस्ट कैसी होगी। वो जो महिला वगैरह दिख गई हैं, ये जरा कुछ जल्दबाजी में उन्होंने कुछ किया होगा, लेकिन मेरा मानना है कि संस्थागत रूप से यानी सांगठनिक रूप से 25 तारीख के बाद में पन्ना प्रमुखों और ईआरओ की जोड़ी मिलकर, ये सब पन्ना प्रमुख यानी भाजपा का बंदा या बंदी, वो मिलकर ये पूरा का पूरा वोटर लिस्ट बनाएंगे। तो इसके लिए विपक्ष को पूरी तरीके से तैयारी कर लेनी चाहिए। विपक्ष कैसे इसकी तैयारी करेगा, वो कैसे इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा, वो कैसे अपने कटने वाले नामों को जुड़वाने के लिए पेशबंदी करेगा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसे होगा, प्रश्न इस बात का है, क्योंकि इस प्रक्रिया को अभी तक तो अब जो कुछ हुआ वो हुआ, लेकिन अब 25 तारीख के बाद क्या होगा, वही सब कुछ तय करेगा कि बिहार का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है, उसके बाद ही तय हो पाएगा। उधर कश्मीर में एक और खुलासा हुआ है कि पहलगांव में जब आतंकियों ने हत्या करी बेगुनाह लोगों की। बड़ा सवाल तो यह है कि जब बॉर्डर सील है, बॉर्डर पे सिक्योरिटी है, तो आतंकी आए कैसे आए, और इतने सारे बेगुनाहों को मारने के बाद चले गए। सिर्फ चले नहीं गए, बल्कि अब खुलासा हुआ है कि उन्होंने वहां पे फायरिंग करके हत्या करने के बाद जश्न भी मनाया था। हमारी सरकार इतनी काबिल है कि जिन आतंकियों के स्केच जारी करे, बाद में पता चला कि वो तो आतंकी थे ही नहीं। और अब तो जो मोदी जी सऊदी का दौरा छोड़ के बिहार में आके कह रहे थे हम आतंकियों को ऐसी सजा देंगे कि उनकी 7 पीढ़ी कांपेंगी, भूल गए कि वो आतंकी नाम की कोई चीज भी थे जिनको उन्होंने चुनौती दी थी। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी जी ने और खड़गे जी ने मोदी जी को पत्र लिखा है, सरकार को पत्र लिखा है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। क्या लग रहा है इस पत्र पे, क्या साहब को लगेगा कि नेता विपक्ष का एक पत्र आया है और बात भी सही है, जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए? क्या लगेगा उनको और क्या होता हुआ देख रहे हैं आप कश्मीर में? अगर वो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, फिर जो एलजी साहब जो हैं, वो कश्मीर के मुख्यमंत्री को नजरबंद कैसे कर पाएंगे? आप बताइए ना। कश्मीर के मुख्यमंत्री को तो उन्होंने नजरबंद कर दिया था कल। उसको उनको बाकायदा सिक्योरिटी के साथ में धींगा मुश्ती करके, उनको धक्का मुक्की करके बाहर निकलना पड़ा। फिर जिस कब्रिस्तान में उन्हें कब्रों पर फातिहा पढ़ने के लिए जाना था, उस कब्रिस्तान की दीवारें उन्हें फांदनी पड़ी। तो मुझे तो नहीं लगता है कि निकट भविष्य में कश्मीर को
पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने वाला है। उन्होंने पत्र लिखा है, ठीक बात है, हम सब लोग मांग कर रहे हैं और खुद भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड पर ये वायदा है कि वो कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन वो पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है। पहली बात तो ये, इसके लिए कश्मीर को बहुत दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। और मैं तो ये भी मानता हूं कि जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा शायद ना मिले। जब सरकार हटेगी तब नई सरकार ही इसके ऊपर पुनर्विचार करके कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे सकती है। जहां तक पहलगाम की बैसरन घाटी में हुई हत्याकांड का सवाल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और उस स्कैंडल के केंद्र में अमित शाह हैं। आप देखिए, कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एक वक्तव्य में हाल ही में स्वीकार किया है कि बैसरण की घटना, बैसरण का हत्याकांड एक सिक्योरिटी फेलियर था और मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, ये उन्होंने कहा है। लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने के बाद उन्होंने और कुछ नहीं किया। भाई वो मनोज सिन्हा है, वो तो एक व्यक्ति है ना, वो तो एक संवैधानिक प्रमुख हैं। आखिरकार जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ उसमें तो बहुत सारे इंचार्ज, जासूसी संस्थाएं, उनके जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग जिम्मेदार होंगे। तो अगर मनोज सिन्हा इसको मानते हैं कि सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, तो सिक्योरिटी फेलियर के लिए उन्होंने ऐसे जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की? क्या उनसे कोई एक्सप्लेनेशन कॉल किया गया? उनको कोई चिट्ठियां थमाई गई कि भाई बताइए, इसका जवाब दिए? कौन सा जवाब तलब किया गया? सिक्योरिटी तो एक बंदोबस्त का नाम है ना, ये तो पूरे एक इंतजाम का नाम है। उस इंतजाम के जो जिम्मेदार लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, जो आईजी स्तर के अफसर होंगे, डीआईजी स्तर के अफसर होंगे, या जो भी व्यवस्था है, बहुत सारे आईएएस अफसर होंगे, तजुर्बेकार लोग होंगे, रॉ के लोग होंगे उसके अंदर शामिल, उसमें आईबी के लोग शामिल होंगे, उसमें स्थानीय इंटेलिजेंस के लोग शामिल होंगे। तो आखिरकार उनसे क्या कोई जवाब तलब किया गया? और जवाब तलब किया गया तो जवाब तलब में उन्होंने क्या जवाब दिया? क्यों हुई इस तरह की घटना? इन सब बातों के बारे में हमें नहीं पता है, पूरे मुल्क को नहीं पता है। अच्छा, मनोज सिन्हा जिस सुरक्षा बंदोबस्त में लापरवाही के जिम्मेदार हैं, उसके जिम्मेदार अमित शाह क्यों नहीं है? अमित शाह ने तो कुछ दिन पहले ही सिक्योरिटी की पूरी देखभाल की थी ना वहां पर। अमित शाह ने आज तक ये जिम्मेदारी क्यों नहीं कबूल की? और मैं ये कहता हूं, सारे देश का मीडिया और सब लोग बार बार ये सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि वो 4 हत्यारे कहां गए? सही बात है, बिल्कुल ठीक बात सारे है। सवालों की एक पूरी सूची मौजूद है। वो 4 हत्यारे कहां गए? इस घटना का जिम्मेदार कौन है? क्या केंद्र ने मनोज सिन्हा से कोई जवाब तलब किया? क्या मनोज सिन्हा ने, जो अपने अधीन लोग थे, उनसे कोई जवाब तलब किया? एनआईए ने क्या किया? नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने क्या किया? जो एक जासूसी कहानी की तरह वो सब टीवी पे दिखाया जा रहा था, वो सब कहां ठप हो गई, कहां रुक गई? मतलब दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जिन लोगों के स्केच जारी किए गए थे, बाद में तो इंडियन एक्सप्रेस ने छाप दिया कि वो तो स्केच उनके थे ही नहीं। तो जब उनके स्केच नहीं थे तो किनके स्केच थे वो? और वो लोग कौन थे जो वहां पे हत्या करने गए? इन सब सवालों का जवाब तो देना। और सरकार इसमें चुप क्यों है? इंडियन एक्सप्रेस की बात का या तो खंडन करे या समर्थन करे, सही बात है। कुछ तो करे वो। और ये बात भी आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो 4 लोग कौन थे, वो जिंदा हैं, मर गए, कहाँ हैं, आतंकी थे या नहीं थे, इनके स्केच अभी जारी हो गए। हमारे विदेश मंत्री जो वहां पे जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो एससीओ, वहां पे जाके उन्होंने दावा किया कि हम उनको जरूर सजा देंगे। अरे भाई, उसको सजा देने के लिए अगली सदी में सजा देंगे उन्हें आप? सही बात है। कब देंगे सजा आप उनको? हम्म। आपका जो गृह मंत्री है, जो मुख्य तौर पर इन सारी चीजों का जिम्मेदार है, वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? वो सिर्फ मुकुट पहन के, तलवार लेके केरल के अंदर तरह तरह की दावेदारियां कर रहा है। केरल में बीजेपी के दफ्तर उद्घाटन कर रहे, एक मुकुट पहना दिया गया, एक तलवार दे दी गई और उस तरह की वहां पे डींगे मार रहा है। और कश्मीर में ये घटना हो गई अमित शाह को, तो उसके लिए अपने आप को कभी माफ नहीं करना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि देश के गृह मंत्री बने हुए। ठीक बात है। उधर सीडीएस अनिल चौहान ने भी बड़ा एक गंभीर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कल के हथियारों से आज की जंग नहीं लड़ी जा सकती, यानी आपके पास वेपन्स नहीं है जिनसे जंग लड़ी जा सकती हो। राफेल गिरी गया, कैसे टेक्निकल चीजों में गिरा, कैसे गिरा, इसकी अलग अलग चर्चा है।
सरकार नहीं बता रही है। और बड़ा बयान ये भी आया है कि कई सारे लोगों ने कहा कि सुखोई या बाकी उपकरण जो थे वो उपकरण नहीं पर्याप्त समय पे मिल पा रहे थे, ये बात भी सामने आई। इसका मतलब सीडीएस का बयान कि कल के हथियारों से आज की लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इस बयान का क्या अर्थ है अभय जी? भाई सीडीएस ये हम लोगों को क्यों कह रहे हैं, ये प्रेस को क्यों कह रहे हैं सीडीएस? कमाल है। देखिए, जब देश के वायुसेना अध्यक्ष ने जब बाकायदा सार्वजनिक रूप से ये बयान दिया कि हमारे पास विमान नहीं है और विमान देने वाली जो भारत की संस्था है एचएएल, वो ठीक काम नहीं कर रही है, ये बयान ऑन रिकॉर्ड है, हमने उस बयान को सुना है, पढ़ा है, उसकी चर्चा की है। अब सीडीएस जो कि सरकार के नियुक्त, सरकार के अपॉइंटी हैं, वो ये हमको बता रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, देश को बता रहे हैं कि साहब कि वो उच्च टेक्नोलॉजी के एयर डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए सरकार को निवेश करना चाहिए। चाहिए वो क्यों कह रहे हैं भाई? ये चाहिए शब्द कहने का उनको अधिकार क्या है? क्या वो हमसे कह रहे हैं ताकि हम सरकार से कहें? अभय कुमार दुबे और संजय शर्मा सरकार से कहें कि आप ये ऐसा कीजिए? उन्हें तो चाहिए कि अपनी रिपोर्ट बनाएं और सरकार को भेजें कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा डिफेंस सिस्टम दुर्बल रहेगा, कमजोर रहेगा, खतरे का सामना नहीं कर पाएगा। जैसा मौका आएगा तो उसमें हम नाकाम साबित होंगे, इससे देश की बेइज्जती होगी, सुरक्षा का खतरा पैदा होगा। ये तो बड़ी अजीब सी बात है। जैसे मोदी जी अगर मान लीजिए बहुत सी बातों कहते हैं ऐसा होना चाहिए, अरे भाई आपको क्या ये कहने की जरूरत क्या ऐसा होना चाहिए? आप ही आपके पास सरकार पूरी ब्यूरोक्रेसी है, पूरा खजाना है, सब कुछ है आपके पास, पूरा देश आपके आपके ऊपर निर्भर है। आप कीजिए, करके दिखाइए ना उस काम को। सही बात है, भाजपा टालने के से क्या प्रवक्ता, मतलब? जब कोई सवाल उठता है तो भाजपा के प्रवक्ता टीवी बड़े जोर शोर से कहते हैं हम उसको पकड़ के मानेंगे, हम उसको गिरफ्तार करेंगे, एक एक का बदला लिया जाएगा। अरे भाई कब होगा ये? किसको बता रहे हैं आप? किसके सामने डींगे मार रहे हैं आप? कहने में क्या जाता है? टीवी चैनल में बैठ के तो जोर जोर से कहिए, चिल्ला के कहिए। बस केवल यही किया जा रहा है। अब ये जो जनरल चौहान है सीडीएस, ये भारतीय जनता पार्टी, या तो कहीं से जनरल चौहान को ये मालूम पड़ गया है होगा कि कहीं से कोई विदेशी टेक्नोलॉजी लेने की कोई जुगाड़ की जा रही है ताकि कोई एयर डिफेंस सिस्टम ले लिया जाए और उस पर इंडियन ठप्पा ला कहा जाए कि ये भारत में बनाया गया है। ये सब भी ड्रामेबाजी होती है। तो उन्होंने पहले से उसकी कोई भूमिका बनानी शुरू कर दी, या तो मामला ये है। अगर ये मामला नहीं है तो अपने आप में एक हास्यास्पद बयान है, मैं तो उसको गंभीरता से लेने के लिए भी तैयार नहीं हूं। बात तो ठीक। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के एक नेता पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाती थी, बाकायदा किताब जारी करती थी, सैकड़ों हजारों करोड़ का घोटाले का आरोपी कहती थी, और बीजेपी के नेता कहते थे इससे भ्रष्ट, इससे बेईमान नेता देश में नहीं हो सकता, और तरह तरह की बातें करते थे, जेल भेज देंगे, फांसी पे चढ़ा देंगे, इस तरह की मतलब फालतू की जाने क्या क्या बातें। लेकिन फिर उस नेता को, कांग्रेस के नेता को लगा कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, कि वाकई जेल ना चला जाऊं। तो उसको याद आया कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक वॉशिंग मशीन है, तो इधर से घुस जाऊं, उधर से सफेद होकर निकल जाऊंगा। लिहाजा वो भ्रष्टाचारी नेता, जिसको बीजेपी भ्रष्ट कहती थी, वो वॉशिंग मशीन में घुसा, उधर से सफेद होकर निकला। जैसे ही सफेद होकर निकला, बीजेपी ने कहा ये तो कितना चमकता हुआ सितारा है, इसको असम का मुख्यमंत्री बना देते हैं। असम का मुख्यमंत्री बना दिया गया उसको, भूल गए उनके भ्रष्टाचार। लेकिन आज असम की राजनीति बड़ी गर्मा गई। राहुल गांधी ने कहा कि हम हेमंत शर्मा के भ्रष्टाचार के कारनामों के कारण उनको जेल जरूर भेजेंगे। आमतौर पे मैंने राहुल के इस तरह तीखे बयान कम सुने हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह आक्रामक शैली अपनाते थे, पवन खेड़ा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेज दी थी, उन्होंने असम की पुलिस भेज दी थी हवाई जहाज पे, एयरपोर्ट पे पकड़ने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा था। इस तरह के तमाम कारनामे उन्होंने किए हैं। झारखंड में जब से पिटाई हुई उनकी, मतलब पिटाई मतलब चुनावी पिटाई हुई, उसके बाद से थोड़े शांत हो गए। लेकिन राहुल गांधी का ये बयान, इस बयान का अर्थ क्या है? आसाम की राजनीति में राहुल गांधी का ये बयान कितनी गर्मी पैदा करेगा? क्या सोच के उन्होंने कहा हुआ ये? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं होगी, भाजपा के बहुत से नेताओं को जेल जाना पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम तो सूची में ऊपर के 4-5 लोगों में होगा, क्योंकि वही हेमंत बिस्वा शर्मा है जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट जारी की थी। तो आप इस बात को कह ही चुके हैं अपने वक्तव्य में। तो मैं तो ये मानता हूं कि यही नहीं, बहुत से लोग, आप राम माधव हैं जिनका जो सतपाल मलिक ने
अपने वक्तव्य में जिनका जिक्र किया है, किस तरह वो फाइल लेके उनके पास आए थे। इस वक्त वो सारे देश को उपदेश देते हुए घूम रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किस तरह बात आगे चलनी चाहिए। कश्मीर के मामले में राम माधव हैं, असम और उत्तर पूर्व के मामले में हेमंत बिश्व शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के जाने कितने नेता जेल जाएंगे उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत नेताओं को जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे सत्ता में होने की वजह से इन लोगों के बहुत सारे कुकर्म जो हैं वो सब छुप गए हैं, और ये लोग पूरी चालाकी से उन कुकर्मों को छिपा के नया माल बनाने में लगे हुए हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए सत्ता हाथ से निकल जाने के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी वाले लोग घबरा भी जाते हैं। उनको लगता है कि जिस दिन वो क्षण आएगा जब हमारे पास सत्ता नहीं रहेगी, उस वक्त हम कैसे अपने आप को बचाएंगे। ये क्योंकि उन्होंने जो विपक्ष के साथ जो बदसलूकियां की हैं, फिर तो उन्हें लगेगा कि उसी डंडे से उनको ही पीटा जाएगा, इस डंडे से वो विपक्ष को पीटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ज्यादा होने वाला है। हेमंत बिश्व शर्मा तो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राहुल गांधी ने ठीक ही कहा। ये ठीक बात है, और आप भी सही कह रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हमको याद है एक नेता के लिए कहा गया था, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार कितने हजारों करोड़ के घोटाले हैं, सब नपेंगे, इनमें कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। चक्की पीसिंग जब बोला गया था, ऐसा दिन कब आएगा जब केंद्र में सत्ता नहीं होगी? जब तक केंद्र में लोगों की सत्ता रहेगी तब तक कभी भी, कितना भी सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे दे, कुछ भी हो जाए, जो प्रशासन है वो किसी खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा ही नहीं। भाई यहां तो ये तय होता है किसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, किसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। तो उस तरीके से सारी कार्रवाइयां विपक्ष के खिलाफ की जाती हैं। जिस दिन सत्ता नहीं रहेगी इन लोगों के पास, उस दिन सबका असली भंडाफोड़ होगा। सही लिस्ट तब निकल के आएगी, तब दरअसल भ्रष्टाचार के खिलाफ सही प्रमुख अभियान शुरू होगा। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत सुनी, मजा तो आया ही होगा, लेकिन मुझे मजा तब आएगा जब आप अपना प्यार भरा कमेंट करेंगे। कमेंट करिएगा, बताइएगा बातचीत कैसी लगी। थैंक यू।